कंसर्न है, आपकी जो रुचि है अपने पहाड़ों को जानने की, वो तो कम से कम उजागर होती है। प्रकाश को जब रोका गया था तो उसको रुकना नहीं चाहिए था ना, कम से कम 5-4 मिनट वो कंटिन्यू कर सकता था और किसी जगह जहाँ वाक्य बदलता, जहाँ पैरा बदलता, वहाँ पर चुप हो जाता। तो इस तरीके से आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे अपने बोलने में, तो ये गड़बड़ बात है। तो जो प्रकाश एकदम से गया, मैं उसका विरोध करता हूँ, उसको अपना फिलहाल हमारी टीम की 7 या 8 प्रतिभाओं ने एक झलक जो है हमारे अनुभव की थी। वो अनुभव की झलक जो है वो एक झलक ही है, वो बहुत उसका निचोड़ भी नहीं कह सकते हैं, उसके कुछ स्पर्श उसके माध्यम से है, लेकिन उनके अनुभव बहुत बड़े हैं। 45 दिन तक जब आप आर से पार चले जा रहे हैं और डिफरेंट टेरेन है, जलवायु है, पूरे 28-29 दिन तक आप लगातार जलते हुए जंगलों को देख रहे हैं। आप उन ऊंचाइयों में जहाँ सबसे खूबसूरत बुग्याल और जंगल है, वहाँ आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं धुएं के कारण। और वो धुएं का कारण जो है ये रवाई तक चलता रहा। रवाई में जहाँ सबसे बेहतरीन चीड़ है, वहाँ के पूरे जंगल जल गए, और जंगल जैसे कि ये छेद किए हुए जो पेड़ थे, वो हवा में उनके गिरने की घटनाएं भी हुई। और बीच में जो बाँझ और चौड़ी पत्ती के पैचेस थे, वो भी बहुत जले हुए थे उनके। कभी आप फोटो देखेंगे तो वो दर्शक होने वाले एक तरीके से। तो इन सब इलाकों से होके हमने ये कोशिश की कि आज हमारे 5-7 मित्र बोले और कुछ आस्पेक्ट आपके सामने रखें। हमारा था कि हम कुछ संसाधनों पर बात करें, कुछ आपदाओं पर बात करें, कुछ जो विकास के नाम पर जो एक तरीके से एक विनाश की, एक स्लो डेथ की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हो रही है, उसको ज़रा बताएं। और कुछ विजुअल्स का सिलेक्शन भी हमारे साथियों ने किया था, तो उससे एक जो हमने जो अपने आंखों से देखा, उसका एक स्पर्श जो है आप तक पहुँचा हुआ है। अब छठी ये यात्रा थी, इससे पहले 5 यात्राएं हुई, 74 में पहली यात्रा हुई। कुछ संयोग ऐसा है कि हमारे जो पहले दल के यात्री थे, उनमें विजय जरधारी और मैं और भुवनेश भट्ट, हम 3 ही बचे हुए हैं। शायद इस यात्रा का अनुभव लेने के लिए हमें बचा के रखा गया। हमारे और साथी जो बड़े लड़ाकू थे, और बहुत उन लोगों ने सामाजिक आंदोलन में बहुत बड़ा काम किया, कुंवर प्रसून, प्रताप शेखर, शमशेर बिष्ट, ये हमारे बीच में चले गए। शमशेर बिष्ट और कुंवर प्रसून 2004 की यात्रा में आए, और कुंवर प्रसून को तो ये जो आज भी हमें सूचना दी गई थी कि हम अपना ये टी-शर्ट, स्लोगन वाला टी-शर्ट पहन के आए, तो कुंवर प्रसून ने टी-शर्ट पहन के अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी, वो इतना डाला ही था। लेकिन 14 की यात्रा के लिए वो नहीं बचा। 14 की यात्रा में हमें विदा करने और हमें रिसीव करने शमशेर आए, वहाँ पहले अस्कोट पे, पांगू में, और फिर आराकोट में। अगली यात्रा के लिए वो नहीं बचे। सुंदरलाल बहुगुणा जी इस बीच चले गए, जो इस यात्रा के मूल प्रेरक एक ज़माने में रहे थे। चंडी प्रसाद भट्ट जी बीमार हैं, जिन्होंने इसको एक वॉकिंग यूनिवर्सिटी या एक जंगम यूनिवर्सिटी कहने का साहस किया था। हमारे रघुवीर चंद जोग्राफर जो थे, इन 2-3 यात्राओं में आए, वो हमारे बीच नहीं रहे। जीएस मेहता जो फॉरेस्टर थे, अच्छी खासी नौकरी के बाद रिटायर हुए थे और बड़े मज़े से अपना रिटायरमेंट बिताते, तो हर यात्रा के लिए वो बेचैन रहते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। दिनेश बिष्ट बैंक में मैनेजर थे, वो बीच नहीं रहे। तो इन सबको हम सलाम करते हैं। इन सब की ताकत भी मेरे ख्याल में हमारी टीम के साथ थी, और मेरे ख्याल में इसलिए हम सब सुरक्षित आ गए। बहुत बार मुझे लग रहा था कि हर जगह तो पत्थर गिर रहे हैं, हर जगह आग लगी हुई है। मुझे हर शाम को एक तनाव होता था कि क्यों नहीं हमने एक पत्र अपने साथियों को भेजते समय ये लिखा कि आप हेलमेट भी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ सिर के फटने का भी खतरा है। लेकिन सौभाग्य से हम पूरे 45 दिन की, बल्कि उस लोगों के लिए 50 दिन की या 52 दिन की यात्रा ये हो गई थी। मेरी ही यात्रा का हम 23 को चले गए थे, आज समझिए कि 10 हो गया है, तो करीबन 50 दिन तो मुझे ही हो गए। कुछ साथियों को और 55 दिन हो गए होंगे। इतने समय से हम निकले हुए हैं। 25 साल, इस 50 साल के 25 साल हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, और इन 25 साल हम उत्तराखंड के हिस्सा हैं, जो हमारा राज्य था। हमारा राज्य तेलंगाना की तरह बना हुआ राज्य नहीं था, या झारखंड जहाँ पहले आंदोलन हुआ था लेकिन बाद में बिना आंदोलन के वहाँ राज्य बना था, वैसा राज्य में नहीं था। हमारा राज्य 44 शहीदों की जान जाने के बाद मिला था। हमारे राज्य के लिए अनेक बलात्कार,
हमारी माँ बहनों ने झेले थे। और उसके लिए बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी रिपोर्ट है जिसको जस्टिस धवन ने किया था, और उसमें एक एक डिटेल है। और कभी भी कोई भविष्य का रिसर्चर उसको देखेगा तो वो रिसर्च करने से पहले शर्मसार होगा कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा थे, एक ऐसे तंत्र का हिस्सा थे जहाँ इतनी शहादतों के बाद भी हमें तमीज़ नहीं आई हम शहीदों की शहादतों के अनुरूप अपने राज्य को बनाएं। किसी भी पार्टी में ये तमीज़ नहीं आई। आज लगता ही नहीं है कि इतनी शहादतों और इतने बलात्कारों के बाद मिले हुए राज्य को चलाने वाले हमारे नेता कैसे। इन 25 सालों में जिले नए नए बन गए, तो जो हमारी यात्रा कम जिलों में होती थी वो इस बार बड़ी लंबी रही कि पिथौरागढ़ के बाद बागेश्वर के बाद फिर चमोली में आते हैं, सबसे लंबा पीरियड उसमें रहता है। चमोली के बाद रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी के बाद उत्तरकाशी, बीच में हम देहरादून भी हो आते हैं, और फिर हम देहरादून के जौनसार भावर से होते हुए आराकोट पर पहुँचते हैं। आराकोट में हम ही नहीं पहुँचते हैं, आराकोट में हमारे एक और दल हमारे हिमाचल के दोस्तों का आ रहा होता है जो पूरी पब्बर नदी के कोर्स को स्रोत से लेकर संगम तक की यात्रा करता हुआ। उसमें बड़े नौजवान हैं, हट्टे कट्टे, ट्रिपल IT के स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं और एक्टिविस्ट हैं, वो सब भी वहाँ से आते हैं। तो ये इस बार की एक बड़ी उपलब्धि रही कि हमारे हिमाचल और उत्तराखंड की दोनों यात्राओं का मिलन भी आराकोट में। तकरीबन 1150 किलोमीटर हम चलते हैं, और अभी पूरी सूची नहीं बनी है। मुझे लगता है कि 250 से ज़्यादा लोग एक दिन से लेकर 45 दिन तक हमारी यात्रा में रहे। पिछली बार भी लगभग 260 के करीब थे, 60 महिलाएं थी। और इस बार अभी अंतिम हिस्से में हमारे साथियों ने कुछ एक इस तरीके का आयोजन रखा है जिसमें हम उन साथियों को जिन्होंने पूरी यात्रा की उनका अभिनंदन करेंगे। हमारी दोनों यूनिवर्सिटी के साथियों ने ये तय किया है। तो 12-13 लोगों ने इस बार आर से पार पूरी की पूरी यात्रा की, और ये बहुत कठिन होता है। आप 6 बुग्यालों से होते हुए आ रहे हैं, 36 नदियों को पार करते हुए आ रहे हैं। आप घनघोर लगी हुई आग और घनघोर के बीच में बारिश और लैंडस्लाइड के बीच आ रहे हैं। आप इतने बड़े टूरिस्ट, और उसको अब पिलग्रिम रश कहना बड़ा मुश्किल है, टूरिस्ट रश के बीच आ रहे हैं। बल्कि हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आप गोपेश्वर के लिए जोशीमठ से जो है बस में या टैक्सी में चले जाएं, आप पैदल न जाएं, क्योंकि जितनी गाड़ियां पर मिनट जा रही थी, जब वहाँ हेलीकॉप्टर जा रहे थे, यहाँ गाड़ियां जा रही थी, हर 1, 2, 3 सेकंड में कोई गाड़ी आपके यहाँ से गुजरती थी। हमने कहा कोई भी गाड़ी कहीं भी हिट कर सकती है आप। तो ऐसे दौर में ये पूरी यात्रा करते हुए हमारे यहाँ अपने अंतिम डेस्टिनेशन में पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप किया, बहुत सारे लोग दोबारा जल्दी से आगे वो बेचैन हुए और कुछ ही दिनों बाद फिर यात्रा में शामिल होने के लिए आ गए। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को हम एकोमोडेट करने की स्थिति में नहीं थी। रजिस्ट्रेशन की एक फॉर्मेलिटी हमने की थी ये जानने के लिए कि जिनकी उत्सुकता जिस तरीके की होगी उस हिसाब से चयन करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को जो रजिस्टर किए गए थे उनको हम नहीं बुला सके। लेकिन हमारी आशा है कि जो हम नदी यात्रा करना चाहते हैं स्रोत से संगम या संगम से स्रोत तक, उसमें हम और लोगों को, अगर 10 जनों का ग्रुप बनता है तो 5 हम स्थानीय चाहेंगे, 5 हम चाहेंगे कि देश के और हिस्सों के, उत्तराखंड के और हिस्सों के लोग आएँ, ताकि उस नदी को समझने में उनका एक ऑब्जेक्टिव नज़रिया भी हो। एक जो स्थानीय हो उनका अपने एक स्थानीय नज़रिया होता है, क्योंकि वो उस नदी के साथ अरसे से रह रहे हैं, उनके परिवार रह रहे हैं। एक हमारा और एक मान लिया एक साइंटिस्ट आ जाता है, एक जियोलॉजिस्ट आता है, हाइड्रोलॉजिस्ट आता है, तो हमारे पास उस नदी के बारे में एक ज़्यादा गहरी समझ होती है जो हम अपने समाज, अपने जनप्रतिनिधियों, सरकार वगैरह वगैरह को दे सकते हैं। अगर कुछ बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, उनके बीच से सूत्र निकाल के कहे जाएं, तो सबसे बड़ा दबाव जो गिरिजा ने सबसे शुरू में ही बताया था, सबसे बड़ा दबाव जो है हमारे संसाधनों पर है। और वो सिर्फ जंगल पर नहीं है, वो सिर्फ पानी पर नहीं है, वह सबसे ज़्यादा ज़मीन पर है। इस बीच जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमने गाँवों में और कस्बों में और जिला मुख्यालयों में देखा कि कृषि की करीबन 80% ज़मीन जो है दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन टू कंस्ट्रक्शनल पर्पस। और जो व्यक्तिगत ज़मीन जो 1 हेक्टेयर के करीब होती थी वो शायद घट के आधे में आ गई। और हम एक ऐसा राज्य हैं जिसके पास अपने कृषि स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अपने कृषि के आंकड़े नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारा जो पिछला लैंड सेटलमेंट था वो 1960 से 64 के बीच हुआ था, एंड इट वाज मींट फॉर 40 ईयर्स। उसके 40 साल जो है वो 2004 में पूरे हो जाते थे।
तो नए राज्य के बनने के साथ ही हमारा लैंड सेटलमेंट होता, तो हमें पता होता कितनी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड बची हुई। नॉर्मली हमारा ये ख्याल पुराने सरकारी आंकड़ों से जो मिलता है कि 10% ज़मीन हमारे ओवरऑल रही होगी एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अगर 88% पर्वतीय उत्तराखंड की बात करें तो इस पर्वतीय उत्तराखंड में मात्र 5 या 5.5% ज़मीन खेती की बची। पर कैपिटा और कम जाती। वो तो भला हो कि हम माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़मीन के बंटने की नौबत नहीं आ रही है, घर का बंटवारा होने की नौबत नहीं आ रही है। कोई ना कोई भाई परदेश में है, छोटी या बड़ी नौकरी कर रहा है। अब आप ये देखिए कि 6% ज़मीन खेती के अंतर्गत है और 65 से 70 के बीच प्रतिशत ज़मीन जो है वो स्टेट के पास है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। अगर आप उत्तर प्रदेश से, जो हमारा पुराना प्रदेश है, उससे तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में अराउंड 70% लैंड इज अंडर एग्रीकल्चर एंड दैट इज द लैंड विच इज अंडर इंडिविजुअल ऑनरशिप। तो उत्तर प्रदेश में इंडिविजुअल ऑनरशिप में 70% ज़मीन है और हमारे यहाँ पहाड़ों में 5%, इवन इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पिछले 60 साल में कितनी एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज में चली गई है। अब देहरादून वालों को मैं क्या बताऊं, जिनको 20 साल पहले के देहरादून की याद है, वो तुलना कर सकते हैं कि जहाँ लीची थी, जहाँ बासमती थी, जहाँ आम थे, जहाँ अमरूद थे, वहाँ सीमेंट के स्ट्रक्चर आ गए। और ये यहीं की बात नहीं है, ये छोटे लेवल पर हर जगह हुआ है। भुवनेश्वर के पूरे खेत जिला मुख्यालय निकालिए, पिथौरागढ़ के सबसे बेस्ट जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, पेस्टोरल लैंड थी, चारागाह थे, वो सब के सब जिला मुख्यालय के हवाले हो गए। बचा खुचा आईटीबीपी ले गई, फिर 2 आर्मी के डिपोट बन गए, फिर जो और बचा था उसको हवाई जहाज़ का अड्डा, जो अभी भी जहाज़ का इंतजार कर रहा है, उससे खत्म हो। तो ये 2 बड़े रिसोर्सेज पर ये दबाव है। अब इन रिसोर्सेज से जो मिलके प्राकृतिक सौंदर्य बनता है पहाड़ का, जिसमें बर्फ़ शामिल है, जिसमें नदी शामिल है, जिसमें पेड़ शामिल है, जिसमें आकाश शामिल है, जिसमें सूरज चाँद सब शामिल है, उस वाइल्डनेस को भी हमने ज़बरदस्त तरीके से डैमेज किया है इन रिसोर्सेज के को डैमेज करने के बहाने। तो प्राकृतिक सौंदर्य की उस तरीके की, आप जितने नए बच्चे हमारे आए हैं, देश के आएंगे, विदेश के आएंगे, वह कभी भी मंदाकिनी का वो मिजाज नहीं देख पाएंगे जो 25 साल पहले हमने देखा था। एक नदी कितनी सुंदर हो सकती है, और कालिदास ने यूं ही उसकी कविता उस पर नहीं लिखी होगी। या पिंडर का जो सौंदर्य था, या आपके जमुना का जो सौंदर्य था, जमुना का तो 2013 से पहले भी आप उसको कम से कम अपर रीचेज में उसको देख सकते थे। दैट इज ऑलरेडी गॉन। आप सबको पता है कि हम नदियाँ नहीं बना सकते, हमने कोई पहाड़ नहीं बनाए, हमारे भगवानों ने भी कोई पहाड़ नहीं बनाए। ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति को अगर सबसे बड़ा भगवान माने, उनकी रचना है। हम बहुत बार कहते हैं और पोएट्री से कुछ चीज़ें उधार लेते हुए कहते हैं कि हमने कोई घोंसला बनाना नहीं सीखा है, हम पिंजड़े ज़रूर बना सकते हैं। हमने कभी भी जो है कोई जिसको कहेंगे कि नदी नहीं बनाई, हमने नहर बनाई ज़रूर। तो कुछ चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त हैं, उसके लिए होमो सेपियंस का एक बुनियादी समझदारी होनी चाहिए थी कि ये चीज़ें हम बना नहीं सकते, ये चीज़ें हमें प्रकृति प्रदत्त मिली, हम इनको किस तरीके से संभालें, इनको बनाए रखें। और हम लगभग उसको एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म करने में जुटे हुए हैं। तो जो 4 संसाधन हो जाते हैं, जल, जंगल, ज़मीन और वाइल्डनेस, वन्यता, इस पर इतना प्रहार किसी भी और ज़माने में नहीं हुआ। तो मैं हिस्ट्री के विद्यार्थी की हैसियत से कहता हूँ ना कि पिछले 2000 साल में जितना नहीं बदला हिमालय, वो पिछले 200 सालों में बदल गया। और हमारे लिए पिछले 10-20 सालों में इतना बदल गया कि हम जानते ही नहीं कि हमने कितना पहाड़ को खोद दिया है, कितना बदरंग हो गया है। हमारा एक साइंटिस्ट से मैं बात कर रहा था कि कभी सैटेलाइट से देखना, पुराने सैटेलाइट से मिलाना कि अब कितना बदरंग हमारा पहाड़ हो गया, क्योंकि जो आपने कुछ चित्र देखे नमूने के, वो लगभग हर जगह है। सड़क जो बहुत इसेंशियल है, वो सबसे बड़ी माइनिंग एक तरीके से हमारे यहाँ होगी, जबकि सड़क को बनाने की जो तमीज़ें हैं वो वैज्ञानिकों ने लिपिबद्ध की हैं कि एक सड़क पहाड़ में कट होनी है और नीचे वॉल होनी है। आप में से बहुत सारे लोग विदेशों में गए होंगे, आल्प्स में गए होंगे, स्कॉटलैंड गए होंगे, आपने देखा होगा कहीं भी 2 लेन से बड़ी रोड नहीं बनाई। महाबली चीन जो है वो तिब्बत जैसे प्लेटू में 2 लाइन से चौड़ी सड़क नहीं बना रहा है, और हम इतनी बड़ी सड़क बनाना चाह रहे हैं। और उन इलाकों के लिए जहाँ 4 से 6 महीने कम भी पड़े तब भी बर्फ़ रहे। इस बार सबसे कम बर्फ़ पड़ी है, 10% बर्फ़ पड़ी है हिमालय में, और 6 महीने का ड्राई स्पेल रहा है। इतने जंगल जले हैं हिमाचल से लेके नेपाल तक, नॉर्थ ईस्ट में भी जंगल जले इस बार चौड़ी पत्ती के जंगल भी जले हैं।
इस बार बिनसर में 4 लोग पहले 2 लोग बाद में आग बुझाते हुए मरे। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकी थी क्योंकि वो अंशकालिक थे, डेली वेजर्स थे। आग बुझाने का कोई एक, जिसको कहते हैं कि एक जो सामाजिक प्रशासनिक ताना बाना हो सकता है, क्योंकि आग बुझाना बिना संयुक्त मोर्चे के हो ही नहीं सकता। पहाड़ में कोई भी चीज़ करनी है वो संयुक्त मोर्चा चाहिए, सरकार की समझदारी चाहिए, प्रशासकों की तमीज़ चाहिए और जनता की हिस्सेदारी चाहिए, उसके बिना हो नहीं सकता है। तो ये इन संसाधनों पर ज़बरदस्त तरीके का दबाव है। हमने पहली बार जो 28 से 32 तक का टेम्परेचर पिछली यात्राओं में देखा था पहाड़ में गर्मी के मौसम में, इस बार समझिए कि 35-36 से लेकर 43 तक का टेम्परेचर वेरिएशन हमने देखा। पहाड़ के भीतर 42-43 डिग्री, हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल हर एक के टेलीफोन में, हर एक की घड़ी में यंत्र हैं जो बता देते हैं कि कितना तापमान बाहर है, कितना तापमान बढ़ा हुआ था। इससे आप क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इंडिकेटर्स समझ सकते हैं। हमारे यहाँ कोई IIPC की रिपोर्ट को नहीं पढ़ने जा रहा है, लेकिन उसका भी साल लगभग इसी तरह का आता है कि माउंटेन्स में ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है क्लाइमेट चेंज का होने वाला है और हिमालय में सबसे ज़्यादा होने वाला है। हिमालय में भी कराकोरम का क्षेत्र शायद सुरक्षित रहे, लेकिन नीचे के इलाके में ज़बरदस्त तरीके की मेल्टिंग हो रही है और मेल्टिंग होने से ग्लेशियर लेक्स बहुत ज़्यादा बन रही है और ग्लेशियर लेक्स बनते ही खतरे हो जाते हैं। आपने सिक्किम का उदाहरण आपको याद होगा कि एक ग्लेशियर लेक के बर्स्ट होने से कितनी बड़ी हानि हुई। एक पूरा का पूरा 15,000 करोड़ का जो तीस्ता 3 प्रोजेक्ट था वो पूरा का पूरा वॉश हो गया। कुल्लू का उदाहरण देख लीजिए आप। कुल्लू में जो 2 बड़ी नदियाँ आती थी, एक आपका ब्यास आती थी और उधर से पार्वती आती थी। हमारे यहाँ पहाड़ों में संगम नहीं बदलते हैं। हमारे जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो देवप्रयाग को वहीं बताते हैं जहाँ आज है रॉक में, और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब है। कर्णप्रयाग में अगल बगल रॉक है, बीच में ज़रा थोड़ा स्थान है, लेकिन वहाँ पहली बार पहाड़ों में ऐसा हुआ कि नदी का संगम बदल गया। करीबन आधा किलोमीटर या 1 फर्लॉन्ग से ज़्यादा संगम नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि दोनों में फ्लड आया और दोनों में जो फ्लड आया उसकी पड़ताल 1995 में हो चुकी थी। फ़ोन बंद करिए, कोई बोल रहा फ़ोन में, हाँ प्लीज़, सॉरी। जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, वो ये है कि ब्यास नदी में पहले भी फ्लड आया था 1996 में, और उसमें जो आपका हिमाचल का हाईकोर्ट था उसने ज़बरदस्त जजमेंट दिया था। उसको हेडलाइन दिया था आपके ट्रिब्यून ने, रिवर्स आर नॉट मींट फॉर मिनिस्टर्स, क्योंकि किसी मिनिस्टर का बंगला उसमें आड़े आया जिसके कारण पानी का डाइवर्जन हुआ, उसने दूसरी तरफ काट दिया। हमारे यहाँ काली नदी में ऐसा हुआ 2013 में, बल्कि 2013 में हमारी कोई नदी बची हुई नहीं जहाँ यह हादसा न हुआ। हमने, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का देहांत जो है वो केदारनाथ में हुआ था, मंदाकिनी घाटी में हुआ था, तो केदारनाथ ट्रेजेडी की ही चर्चा हुई। जो पेन उत्तराखंडी जो ट्रेजेडी थी वो हमारी आंखों से चली गई। कोई वाइट पेपर नहीं निकला, किसी साइंटिस्ट ने कोई इस तरीके का वो नहीं दिया कि इसके डायमेंशन समझूँ हैं। यानी कि रुपिन नदी से फ्लडिंग शुरू हुई थी और नेपाल से जो काली नदी में चमलिया नदी मिलती है वहाँ तक मलबा ही मलबा है। रामगंगा ईस्ट जैसी नदी में, जिसमें कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट तब तक नहीं था, रोड भी अभी बड़ी मुश्किल से वहाँ गई थी, वहाँ भी फ्लडिंग थी। जो गिरजा फोटो दिखा रहे थे वो पुल के नीचे जो सिल्ट थी और जो फ्लड लाइन थी वो साफ साफ दिखाई दी। तो ये संसाधनों पर प्रहार जो है ये सबसे बड़ा एक खतरा हमारे अनुभव में। जो दूसरी बात थी जिसका एक खुशनुमा पक्ष भी है कि जो लोग सड़कों के लिए अरसे से तड़प रहे थे, अंग्रेजों के ज़माने से तड़प रहे थे, जहाँ फौजी लोग हुआ करते थे, फौज में भर्ती होने जाते थे, सिपाही के घर आने पर उसकी 3-6 दिन जो है अपने गाँव पहुँचने में लग जाते थे। 90 किलोमीटर मोटर हेड से तो हम अस्कुटाराकूट की पहली यात्राओं में गए थे। आज सड़कें जो हैं अंतिम गांव से 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में आ गई हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि का एक बड़ा निगेटिव आस्पेक्ट है, वो ये है कि सड़क तो बना दी लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने वहाँ डेवलप नहीं किया। इसलिए उसमें आलू के बोरे हों कि आदमी हों, वो एक तरीके से जो है ढोए जाते हैं। यानी कि एक आदमी जो टैक्स दे रहा है, जो आपको टिकट का पैसा दे रहा है, उसको भी एक आदमी की हैसियत से नीचे आने की सुविधा नहीं है। हर एक के पास कार नहीं हो सकती। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आइडिया किसी नेता के मन में नहीं आया, आना चाहिए था वो। दूसरी तरफ उन सड़कों ने लोगों की सुविधाओं को बढ़ाया है, लेकिन क्योंकि हम सड़कें तो ले गए, कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाई, वहाँ स्कूल नहीं पहुँच पाया, अस्पताल नहीं पहुँच पाया, इसलिए इस सड़क का इस्तेमाल उसने माइग्रेट होकर नीचे अपने को रोगी की हैसियत से दिखाने के लिए किया, अपने बच्चों को किसी कस्बे में या ब्लॉक मुख्यालय में किसी सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए किया, और इस तरीके से गांव खाली हो गए। पहले माइग्रेशन में गांव खाली होता था तो महिला रहती थी, वो माँ और बाप दोनों का रोल अदा करती थी।
लेकिन बाप जब वहाँ रहा वो अकेला पड़ गया, उसने अपने को पहली बार हैंडीकैप पाया, क्योंकि वो महिला की तरह की कार्य क्षमता नहीं रखता था, और वो न फसल उगा सकता था, न भैंस पाल सकता था। तो पूरा परिवार का ताना बाना, बहुत जगह ये उदाहरण मिले जो 2014 की यात्रा में इसको हम नोटिस नहीं कर पाए थे। इस बार हमारे साथियों ने बड़े समझदारी से इसको नोटिस किया। ये हर जगह हमने देखा, भूटान तक के गाँव से लेके आके इवन यहाँ बंगाल के गाँव तक। सड़कों ने एक और चीज़ की कि कुछ कुछ जगहों में लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिला। जैसे हम 74 और 84 में देख रहे थे कि स्कूल में कोई मास्टरनी हमें नहीं दिखती, और स्कूल में कोई हमें लड़कियां जो है नहीं दिखती थी। 74 में तो हमारे लिए दुर्लभ था कि किसी बेटी को हम अपने प्राइमरी स्कूल की कक्षा में देखें। 84 में बदलाव आए, 94 में बदलाव आए, ये बदलाव आते गए। ये बड़े पॉजिटिव बदलाव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने शिक्षा की गुणवत्ता को बदल दिया हो। शिक्षा की गुणवत्ता अभी गड़बड़ी चली हुई। हम किसी भी अपने इलाके के हाथ के धंधे से, मिट्टी से जुड़े धंधे से अपनी शिक्षा प्रणाली नहीं हुई। अब बंगाल का इलाका है, सेव का इलाका है, सबसे बढ़िया हैंडीक्राफ्ट यानी कि लकड़ी की नक्काशी का इलाका है, यानी कि जमुना टॉम्स और घाटियाँ और इवन भागीरथी घाटी। वहाँ हमारे किसी स्कूल में और किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में न तो हॉर्टिकल्चर की शिक्षा है, और न ही जो है इस तरह की फूड टेक्नोलॉजी की, फूड जिसको कहेंगे कि कार्विंग की, या इस तरीके के कोई हैंडीक्राफ्ट या कोई छोटी इंडस्ट्री लगाने की। नेपाल काठमांडू आप जाएंगे, कैसे उन्होंने अपने जो लकड़ी का जो उनका आर्किटेक्चर है, जो लकड़ी की उनकी नक्काशी है, उसके वो रिप्लिकाज बना के डॉलर्स में और पाउंड्स में और यूरोज में बेचते हैं, और बहुत बड़ी इनकम है उनके यहाँ। इसलिए उनके यहाँ के जितने आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छे फल फूल हैं, बहुत अच्छी उनकी इनकम है। हम नहीं जोड़ सके। 35 लाख लोग अगर केदारनाथ में या चार धाम में आ रहे हैं, उनमें से 5 लाख बंदे भी इस तरीके के हैंडीक्राफ्ट ले जाते हैं। आप देखते हैं कि उनके लिए मार्केट अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ उसको जोड़ा नहीं। बल्कि एक ज़माने में कृषि होती थी हमारे यहाँ विषय, और वहाँ हैंडीक्राफ्ट था, बुक क्राफ्ट, वो तक छूट गया। फसली छुट्टी हमारे यहाँ होती थी, आपको याद होगा, ताकि बच्चा अपने माँ बाप को फसल के समय मदद कर सके। लेकिन अब फसली छुट्टियों का रिवाज भी नहीं रहा। तो बहुत सारी खामियां इस तरह की हमें स्कूलों में भी दिखाई देती। लड़कियां अभी भी बहुत बार 5 से 8 की कक्षा तक जो है वो नहीं जा पाती। उसके बाद कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। इस बार हमने देखा कि 2014 में भी और 2024 में भी हर जगह हाई स्कूल और इंटर को टॉप करने वाली लड़कियां हैं। कमला है, बिमला है, रुक्मिणी है, सब टॉपर है। 78%, 79%, 75% ऐसे ला है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों ने गड़बड़ किया है, लेकिन क्योंकि हमने कभी भी इक्वल नहीं समझा अपनी संतानों को, तो लड़कों के बिगड़ने की संभावना उतनी गांव के क्षेत्रों में नहीं। नशे में वो फंसे, उनको बहुत जगह शहरों में पशुओं में भेजा गया, और फिर वो जब दौड़ने के लिए जाते हैं फौज में भर्ती होने के लिए, तो पता चला कि खटीमा में 600 लोग दौड़े, उनमें से 35 लोग वो सर्टेन टाइम में जो है दौड़ने में कामयाब हुए। अग्निवीर के लिए भी भर्ती लायक उनको नहीं पाए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी हमने अपने समाज को देखने के लिए मिली। जो चौथा पक्ष था जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ, एक बुलडोजर तंत्र जो है वो बहुत तरीके से प्रभावशाली पूरे उत्तराखंड। एक वो प्रतीक जैसा हो गया सत्ता। उत्तर प्रदेश में वो दूसरी तरीके की भूमिका निभाता है, हमारे यहाँ दूसरी तरीके की। जो आपको फोटो दिखाई थी गिलेटिन, वो जो डायनामाइट होती है, उसके बगल में वो जो व्यक्ति था वो पूरा का पूरा वो गुस्से में था, वो जो बुलडोजर चला रहा था और हमारे साथियों से बहस कर रहा था। उसने कहा भाई ये खुले में तुम मत छोड़ो, और नीचे खेत है, नीचे गूल है, नीचे गांव है, नीचे बगीचा है, तुम सब मरवा तो उसमें डाल दो। ये वही की बात नहीं थी, ये हर जगह असली में हो रहा है। रेल की लाइन बन रही हो, सड़क बन रही हो, आप नीचे की तरफ पूरा एक तरीके से मुक्त संसार समझ लेते हैं। वहाँ गाँव होता है, वहाँ बगीचा होता है, वहाँ खेती होती है, वहाँ स्रोत होता है, वहाँ मंदिर होता है, जिसके प्रति आजकल ज़्यादा मोह हमारे यहाँ उमड़ा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डैमेज, कोई कंपनसेशन की व्यवस्था नहीं। कहीं भी नेशनल हाईवे जाता है कि उसमें एक एक इंच का कंपनसेशन दिया जाता है। और तो और अगर धूल उड़ रही हो निर्माण के समय, आपको वो लेके बड़ा टैंकर लेके पानी बिछाना पड़ता है। बंगाल में जाके देखिए, हाईवे जब बन रहे होते हैं पूरा टैंकर पानी करता है। हमारे यहाँ पूरी धूल उड़ती रहती है, कोई भी एक मिनिमम नियम हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता है। जैसे सड़क में मैं बता रहा था, कट और फिल में कहीं भी आपको सड़कों में नीचे से दीवार नहीं बनी। जो प्राइम मिनिस्टर रोड परियोजना है उसमें कैटेगोरिकल ये कहा गया है कि जितनी सड़क बनेगी उनमें किनारे से जो है रेलिंग होगी, ऊपर से ड्रेनेज होगा, बीच में स्कवर होंगे, और उसके बाद पूरी मेटल होगी, तभी वो ट्रांसफर होगा, तभी उसका पेमेंट होगा। वहाँ भी ये हमारे यहाँ बीमारी। यही DGBR वाले जब भूटान में सड़क बनाते हैं, बेस्ट सड़क, आप भूटान कभी जाएंगे तो हमारे DGBR की बनाई सड़क है।
अब हमारे यहाँ वो DGVR तो हर जगह सड़क नहीं बना रही, लेकिन हमारी PWD हमारे कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं, वहाँ हम देखते हैं इस तरह का क्लियर एक ही मौसम में फिर वो सड़क चली जाती है। तो विकास के नाम पर जो ध्वंस हुआ है सड़क के बहाने, बांध के बहाने, खनन के बहाने, निर्माण कार्य के बहाने, वो उदाहरण आप तवा घाट में 2014 में 52 दुकानें चली गई, अभी भी वो धंस रहा है, किसी का कंपनसेशन नहीं है। उससे पहले खेत एक जगह है, वो खेत तो बही गए, मकान भी बह गए और लोग भी मारे गए, उनको कंपनसेशन मिले। ये सब लोग हमारी जो एक शक्तिशाली कौम है, हमारी सौका लोग, भूतिया लोग, रंग लोग जो हैं, जो लड़ते हैं, यूनाइटेड होते हैं, उनको भी कंपनसेशन अभी नहीं होता है। उत्तराखंड में आपको बताया कि टिहरी के विस्थापित अभी ठीक से स्थापित नहीं हो पाए, बल्कि जिनको हरिद्वार के करीब जमीन मिली आज वो कहाँ है, उनकी कोई हमारे पास लिस्ट नहीं है उन विस्थापितों का, उन इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज का क्या हो। तो यहाँ भी ये विकास के नाम पर जो ध्वंस हुआ है उसका बड़ा मिजाज हमने हर जगह तवा घाट से लेके उत्तरकाशी तक पे देखा। यहाँ भी उत्तरकाशी में जब हम परसों सड़कें बंद हो गई थी तो हमें वहाँ कोठा साहब के रास्ते आना पड़ा देहरादून के लिए, तो हमने देखा कि वहाँ भी जिस तरीके से सड़कें बनी है, जिस तरीके से मलबा नदियों में डाला जा रहा है, वो आपराधिक है। वैसे भी मतलब वो क्रिमिनल है, क्योंकि आप न सिर्फ इकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बल्कि एक बसे हुए सेटलमेंट जो सदियों पहले बस गया होगा उसको भी बर्बाद करने पर एक तरीके से उतारे। अगर इससे आगे बढ़े तो गंदगी के बारे में हमारे साथियों ने बहुत विजुअल दिखाया। वाकई सबसे खूबसूरत मंदाकिनी घाटी, सबसे बर्बाद घाटियों के रूप में पहले बांधों ने उसको तोड़ा, और हर जगह जो बदबू थी लिटरली आपको, वैसे यात्रियों का ये होता है कि वो ये बदबू और खुशबू से बियॉन्ड हो जाते हैं यात्राओं के दौर में, लेकिन हम लोग नहीं हो सके और हमें बदबू महसूस हुई। और हमने जब उनके फोटोग्राफ करना शुरू किया, कहीं कोई जगह नहीं बची। गंदगी तो देहरादून में भी है। अभी मैं इंदिरा नगर रह रहा था तो वहाँ से लौट के आया तो मैंने देखा कि जहाँ पर ये फॉरेस्ट का दफ्तर है उसके बगल में बहुत बड़ी, बल्कि मैं और अपने रसायली जी आ रहे थे तो मैंने कहा अब यहाँ कम गंदगी है, तो सामने देखा कि बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। तो प्रबंधन का तंत्र हम क्यों नहीं लगा पाए। शिमला हिमाचल हमारे मुकाबले जरा से सफल क्यों हुआ सफाई में, उसने प्लास्टिक वाला इतना उसको इम्प्लीमेंट, उसको लागू कितने पावरफुल किया, कैसे वो हर संस्था में एक मशीन लेके जाता है और अपनी रद्दी लाओ मैं तुम्हें कागज बना के दूंगा, और 4 घंटे के भीतर वो मोटे वो गांधी आश्रम के जैसा कागज बना के देते हैं जिनमें आप चिट्ठी लिख सकते हैं, गत्ते का वो गत्ता बना के दे देते हैं। जितनी उस तरह की प्लास्टिक है उसके वो चटाई बना के प्राइमरी स्कूलों में बिछा देते हैं, या वो रोड में मेटल में उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई मार्ग हमारे उत्तराखंड में हम नहीं बना पाए। तो गंदगी ने हमारे यहाँ टूरिज्म और पिलग्रिमेज दोनों को जबरदस्त तरीके से गड़बड़ कर दिया। एक गड़बड़ तो पहले आ गई थी कि जैसे ही हमने टूरिज्म के एलिमेंट्स को पिलग्रिमेज में डाला तो पिलग्रिमेज को तो डैमेज होना था। पिलग्रिमेज कभी भी मास पिलग्रिमेज नहीं हो सकती। आप वो कल्पना नहीं कर सकते जो आंध्र प्रदेश में जब आप वहाँ जाते हैं तिरुपति जाते हैं, तो तिरुपति की कल्पना आप केदारनाथ से तुलना नहीं कर सकते। केदारनाथ सिलेक्टिव ही हो सकता है क्योंकि उसकी इकोलॉजी अलाउ नहीं करती है। वहाँ आप चुनिंदा जाएं, लोग एक बार जाएं, आप नैनीताल की तरफ बार बार न जाएं। वैसे तो पर हिल स्टेशन भी आप अच्छी तरीके से पहुँच चुके हैं। जब तक वहाँ लैंडस्लाइड ना आ जाए, जब तक लेक में नाव में बैठने के लिए आपको एक फॉलोइंग न चलना पड़े जैसे इस बार नैनीताल में हुआ, तब तक किसी को समझ नहीं आती है। तो हर एक के बारे में सोचना होगा। और ये कूड़े का प्रबंधन जो है सबसे बड़ी चुनौती आने वाली वस्तु। उसमें एक और बात हुई, विद्या ने बताया था ना कि जो माइक्रो प्लास्टिक और वो किस तरीके से वो बोतलें, वो पॉलीथीन, वो सब नदी में जब घिसता है तो पानी में चला जाता है। और वही पानी हरिद्वार में सभी भक्त नहा रहे हैं, उसमें श्रीनगर के सभी महानुभाव हमारे साथी लोग वही पानी पी रहे हैं। हम भी जब जाते हैं वही पानी आता है, घुड़दौड़ी वही पानी जाता है, पौड़ी वही पानी जाता है, सब लिफ्ट इरिगेशन है। तो ये इसके बारे में अब तक नहीं सोचा सरकार ने। तो इससे सरकार की एक धृष्टता सामने आती है, यानी कि सरकार में संवेदनशीलता कहीं तो होनी चाहिए कि इतने बड़े नागरिक 1,15,00,000 लोग अभी हो गए होंगे उत्तराखंड में। अगर अभी 21 की जनगणना नहीं आई है और 2011 की जनगणना के आधार पर कैलकुलेट करें तो अभी हम 1,15,00,000 लोग उत्तराखंड में हैं और तकरीबन 50 लाख प्लस लोग उत्तराखंडी मूल के उत्तराखंड से बाहर हैं। हर स्टेट में और हर देश में, हर कॉन्टिनेंट में, हर संस्था में हमारी प्रतिभा आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ हम अभिशप्त हैं अभी, और हमारे यहाँ कोई लीडरशिप में, ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा सोचने वाला नहीं है जो ये बताए कि भाई ये तो कैंसर की तैयारी हो रही है। क्योंकि वही माइक्रो प्लास्टिक और ये सब चीज़ें फाइनली इरिगेशनल सिस्टम में जा रही हैं, खेत में जा रही हैं। आपको पता होगा ना कि DDT लाई गई और पंतनगर यूनिवर्सिटी जो थी वो मच्छर क्षेत्र में थी,
तो बहुत डीडीटी जो है वो छिड़की गई। और मच्छर तो आज भी बने रहे हैं, अब तो ऊपर को भी जाने लगे हैं मच्छर। लेकिन डीडीटी का क्या हुआ, डीडीटी मिट्टी में गया, मिट्टी से वनस्पति में आया और फाइनली वो गाय के दूध में, भैंस के दूध में आया और अंततः माँ के दूध में आया। ये पन्नागर यूनिवर्सिटी वालों ने दिए। तो वो जो साइकिल होती है उसमें आप कोई भी चीज़ जो आ रही हो वो रोटेट होती है, फाइनली मनुष्य उसे उसको झेलने के लिए अभिशप्त होता है। तो ये गंदगी वाला पक्ष दूसरा था जिसको विजुअल्स में भी हमारे साथियों ने लिखा है। एक और पॉइंट है जो देवताओं का संसार। हमारे यहाँ दर्जनों ऐसे देवता हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं और जिनमें स्थानीयता भी है। कभी कभी उनकी टेरिटरी बड़ी हो जाती है, जैसे गुल्ल की टेरिटरी बहुत बड़ी है। जो पौड़ी के डांडे तक जो गुल्ल अल्मोड़े से चंपावत से आ गया था, वो हमने देखा कि इस बार टिहरी में भी घुसा पड़ा हुआ मेला। एक डुमजले में हमें गुल्ल का मंदिर देखा। और दो कहानियां, एक कहानी अभी इन्होंने बताई, एक और कहानी है उसके विस्तार में अभी नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि नंदा देवी का कल्ट बहुत बड़ा है, लेकिन धारचूला में नंदा देवी को सलाम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सलाम तो कर देंगे लेकिन वो उनकी अधिष्ठानी देवी नहीं। लेकिन जैसे ही आप जोहार में जाएंगे, मुंशियारी में जाएंगे, वहां से लेके उसके चारों तरफ का इलाका जो है नंदा देवी का। लेकिन जैसे ही उत्तरकाशी में भागीरथी को पार करेंगे तो वहाँ महासु किसी और को नहीं आने देता है। लेकिन अभी यह षड्यंत्र हो रहा है कि महासु को महाशिव बनाने पर हम तुले, जैसे नंदा देवी को पार्वती बनाने पर पूरा संसार रुका पड़ा है। क्यों नहीं आप इतना साहस करते कि नंदा देवी अपने आप में एक ऑटोनोमस देवी है, वो ध्यानी है, वो बेटी है, बहन है, बहू है। ऐसा दिमाग में हमारा नहीं आता है। तो एक अभी आर्किटेक्चर आप देखेंगे वहाँ महासु के मंदिर में, अब उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ आ गए। हमें इन देवताओं से कोई इनकार नहीं। इन देवताओं के साथ तो हम सब पले बड़े हैं ना, रामलीला वगैरह करते रहते हैं, विष्णु के अवतार से सब देखते रहते हैं। हर्ष ने कहा था ना कि पहले हमने देवताओं को बनाया, फिर देवताओं ने हमको बनाया वाला जो कृपा थी उसकी। तो उसमें ये वाला संकेत था। हमारे सब देवता हम जैसे ही, वो खेती से जुड़े हैं, कृषि औजारों से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं। हम भी अपनी यात्रा में देख रहे थे कि जगह जगह जहाँ विनायक मिलते थे वहाँ पत्थर रखने का, ऊन चढ़ाने का ऐसा किस्म का रिवाज है। तो ये देवता हमारे सहयोगी होते हैं। ज्यादातर हमारे देवता जो है वो रिबेल रहे, हीरोज रहे, वो किसी कॉज के लिए मारे गए। वो गुल्ल हो कि कोई और हो, छुरमल हो, हरू हो, सैम हो और बहुत सारे और देवता हैं। ये सब हीरोज थे, ये सब मनुष्य, और हमने इनको देवता की तरह स्थान दिया। अब जो है ये देवता की वो कविता तो सुनाना ही भूल गया। वो बहुत बेहतरीन कविता थी, अंत में मौका लगेगा तो हर्ष को सुनानी चाहिए वो कविता। तो हमारे लोक देवताओं का ट्रेस करना, उनके नाम वगैरह, ये भी हमारे साथियों ने इस बार एकत्र किया। इतनी खुदाई जैसा एक देवता मिला हमें कि एक मंदिर होता है, उसके भीतर कोई मूर्ति नहीं होती है, तो पता चला कि खुदाई देवता है। तो ये मंदिरों का, देवताओं का, मंदिरों का संसार जो है ये अलग बात है। आपने बौखनाक देवता का नाम नहीं सुना होगा इस बीच, लेकिन सिलक्यारा टनल का जैसे ही पानी गड़बड़ हुआ उतने लोग उसमें फंस गए। आपने देखा कि तो अंत में वो रेड क्या कहते हैं, रेड माइनस, उन्होंने ही उनको निकाला। कोई और मशीन काम नहीं आई। अमेरिका के वैज्ञानिक खाली झूलता रहा, अंत में वही निकाल पाए जो टेक्निकली जो अवैध है, जिसको ये सरकार मना करती है, उन्होंने उनको निकाला। लेकिन उसी बीच बौखनाक का प्रकटीकरण हुआ। ऊपर का पहाड़ है, उन्होंने कहा ये लग गया। हम वहाँ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बौखनाक यहाँ तक फैला। तो अंधविश्वास की भी एक हद होती है। यहाँ के देवता तो इतने आत्मीय थे, अपना दुख दर्द उनके साथ ले जाते थे। अगर ट्रेल की कमिश्नरी में कोई अर्जी नहीं सुनी गई तो वो अर्जी जो है वो गुल्ल के मंदिर में चितई में डाली जाती थी, और ये माना जाता था कि वो न्याय करेगा। करता था कि नहीं करता था मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लोगों की आस्था इस तरीके की। अब जो है वो देवताओं में एक आरोपित एक तरीके से देवता होने लगे। तो ये भी हमने इसमें पाया। कुछ जगह सफल प्रयोग में है जिनकी चर्चा हमारे सब साथियों ने की है। टूरिज्म में अच्छे प्रयोग में है। फल, लैंड यूज बदला है तो उन्होंने ये कीवी फल लगाया है। बहुत से लोगों ने हल्दी, अदरक और तुलसी का वो किया है। कुछ जगहों में इस बार हमने देखा कि उत्तरकाशी में नई किस्म से सेब लगाया है उन्होंने, कीवी भी लगाया है उन्होंने, और उसकी बड़ी बागवानी बड़ी कवर करने की, ओला पड़ने पर भी वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी में वो विधि भी वो सीख रहे हैं। पैकेजिंग में अब वो लकड़ी लगा रहे हैं, बल्कि उस पर गत्ता आ रहा है और उसमें वो सेब को सुरक्षित रखते हैं। ये प्रयोग बड़े खुशनुमा थे, अच्छे थे। और होम स्टे जो मुंशियारी का था वो सबने उसकी तारीफ अभी करी। अब मैं इनसे कह रहा था कि उसके लूप होल्स भी ढूंढो, क्या उसमें कोई कमी भी है, क्योंकि ये भी क्रिटिकल नजर जानी चाहिए ताकि हम बता सकें लोगों को। सफल प्रयोग जो है जड़ी बूटी वाले में भी हुए। अनेक लोगों ने अपने घरों में जड़ी बूटियां लगाई हैं और उनकी मार्केटिंग का तंत्र उनको बताया। अगर वो 1 क्विंटल कोई जड़ी बूटी पैदा करते हैं तो वो किसी बिचौलिए का इंतजार नहीं करते हैं और देर सवेर उनको पूरा दाम अपने घर में मिल जाता है। इसमें अगर स्टेट अगर कुछ मदद करे तो उसमें और अच्छी उनको एक तरीके से दाम मिल सकती है।
सफल प्रयोगों में ये संग्रहालय भी है जिसकी ऑलरेडी गिरजा ने चर्चा की, और वो तारीफ करने लायक इसलिए है कि आप अपनी हेरिटेज को अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपको भाषा, कल्चर, इतने शब्दावली इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। तो लोगों ने उसको संकलित करना और एक तरीके से सुरक्षित करना सीखा है। तो ये 4-5 जो संग्रहालय हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं एक तरीके से, और उनको देख के हमारे यहाँ रीजनल संग्रहालयों का सिलसिला चलेगा। पर्यटन के साथ भी संग्रहालयों का बड़ा गहन रिश्ता है। मुंशियारी में आज जो भी आता है वो संग्रहालय देखने जरूर जाता है। एक मास साहब जो LT ग्रेड में थे, पहले CD ग्रेड में थे, जिन्होंने उस संग्रहालय को एक कमरे में शुरू किया, आज वो 3 मंजिले मकान में वो संग्रहालय, टिकट लेके लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। मैं सोच रहा था कि बिगड़ेल बंगाली ही उसको देखने आते होंगे, लेकिन हर तरह के टूरिस्ट उसको देखने के लिए आते हैं। और ऐसा रंग संग्रहालय में भी होगा, और ऐसा हमारा जो उत्तरकाशी में संग्रहालय बना है उसमें तिवारी भी है, अपने घर में ही उन्होंने प्रयोग किया है। और ऐसा ही हमारे सुरेंद्र ने यहाँ आपके महेंद्र में वो प्रयोग किया है, ठीक महाचू के मंदिर के बगल में। ये प्रयोग और शायद करेंगे, ये बड़े आशा के एक तरीके से उदाहरण। एक और जो प्रकाश कह रहा था, एक उदासी जबरदस्त तरीके से थी सर्वत्र, हमने सबने महसूस किया, लेकिन हम सिर्फ उदासी का अध्ययन करने नहीं आए थे, हमें और चीज़ें भी देखनी थी। तो एक आंख हम उदासी की तरफ भी करते थे, और हम देखते थे कि और क्या गड़बड़ हो रही है और कहाँ पर विरोधाभास आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो 74 में जब हम ये यात्रा कर रहे थे, हम लोग MA के विद्यार्थी थे, और हम लोग 23-24 साल के रेंज की उम्र के थे। जैसे हमारे अधिकांश हमारे साथी इस बार इसी उम्र रेंज के थे, हमारे 20 से 30 का औसत उम्र थे इस बार हमारी। इसलिए इस बार मैं बड़ा जिसको कहेंगे कि बहुत ही गदगद हूँ कि नए लोग जो हैं इस यात्रा को एक तरीके से वैसी बना लेंगे जैसी हम बनाने में कामयाब नहीं होंगे। ये उन आयामों को भी देखेंगे जिन पर हमारी नज़र नहीं जा पाई पिछली यात्राओं में, और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका जो भी रूप होगा वो उसको निकाल लेंगे, मेरी पूरी उम्मीद है। तो इस 74 में चिपको आंदोलन चला हुआ था, तो चिपको का जो ताप था वो एवरीबडी वाज फीलिंग दैट, और हम लोग तो चिपको जनरेशन अपने को कहते थे जो उस दौर में विद्यार्थी थे, तो उसका ताप यात्रा के साथ जुड़ा हुआ था। 1984 में नसानी रोजगार जो आंदोलन चला हुआ था, खास तरीके से नैनीताल और अरोड़ा में, तो उसका भी एक स्पर्श था यात्रा के संदेश के लिए, क्योंकि नशे के तंत्र को हम किस तरीके से समझें। नशा की बात होती तो वो किसी के पीने के हक में खलल डालना उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य ये है कि जो एक नशे ने एक जो पैरेलल इकोनॉमी हमारे यहाँ रच दी है, और नशा किस तरीके से अंत में राजनीति को प्रभावित करता है, जैसे कॉर्पोरेट प्रभावित करता है आज के ज़माने में। एक दौर में नशा बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करता था, आज भी करता है, और वो किस तरीके से क्रिमिनलिटी की ओर ले जाता है, कैसे वो सिरोसिस पैदा करता है, कैसे फौज में भर्ती कम करा देता है, कैसे एक्सीडेंट कराता है, दूल्हे दुल्हन सहित पूरी बारात खत्म हो जाती है नशे के कारण। उसके बहुत सारे आस्पेक्ट हैं। हमारे यहाँ वो उस तरीके से नहीं है जैसे भूटिया समाज में वो एक फूड हैबिट के पार्ट के रूप में, या जनजातीय समाजों में जिस तरीके से वो नशे के लिए शराब नहीं पीते जैसे हमारा समाज पीता है। तो वो आंदोलन था, तो उसके साथ हम चले गए थे। उसके बाद 94 में उत्तराखंड का राज्य का आंदोलन चला हुआ था, तो उसका एक स्पर्श था। हम लोगों ने सिरदेव सुमन का एक पोस्टर बनाया था, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि जैसे हमें इंट्यूशन हो गया हो कि राज्य का आंदोलन होने वाला था। ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो उसको एक इसलिए निकाला था कि सिरदेव सुमन के जन्मदिन पर हम ये यात्रा शुरू करते हैं 25 मई को, तो उनके एक स्टेटमेंट को जो राज्य के बारे में था कि जो राज्य अपनी जनता की धड़कन नहीं समझता है वो हीन हो जाता है, इस तरीके का गुस्सा, उसको लोगों ने बड़ा अपील किया। और इस यात्रा में भी हमें बहुत जगह घरों में वो फ्रेम करके टंगा हुआ दिखा, और हमने कहा कि ये नीचे का हुआ कि उन्होंने कहा हमने पढ़ा है इसलिए इसको ठका नहीं है, फोटो के अलावा हमने स्टेटमेंट भी रखा है। तो 84 में ये थी। 2004 में भी एक आंदोलन था। वो आंदोलन विशेष रूप से महिला मंच के द्वारा और जो बहुत सारे युवा संगठन थे उनके द्वारा और उत्तराखंड क्रांति के द्वारा, संघर्ष वाहिनी के द्वारा गैरसैन्य राजधानी बनाने, तो आंदोलन का दौर। अब ये जो दुर्भाग्य शुरू हुआ 2014 और 2024 में, कहीं कोई बड़े जन आंदोलनों का सिलसिला मौजूद नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज हमारा चुप हो गया। समाज बहुत तरीके के छोटे छोटे आंदोलन कर रहा था। अंकिता का केस देख लीजिए, हमारी घास काटने वाली दीदी जिससे मिलने के लिए हम वहाँ पर गए थे आपके झेलम में, और या जोशीमठ में इतना जबरदस्त तरीके से संघर्ष चल रहा है, धस्ता भी हो जा रहा है। और जगह भी हमने आपके फड़कोट में जो है पानी के लिए आंदोलन करते हुए देखा। हमारे जाने के बाद दूसरे दिन वहाँ मसाल दुरूद भी उन्होंने निकाली, क्योंकि पानी बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम है, नीचे जमना है और लिफ्ट में वो चाहते हैं। तो ये आंदोलनों का ऐसा एक बड़ा प्रखर सिलसिला
2014 में और 2024 में नहीं था। ये एक बड़ा कारण उदासी का हो सकता है। उदासी का एक कारण मैंने जो ऑब्जर्व किया, जिनसे अलग अलग तरीके से मिला, लोगों को ये लगा कि हमने सरकार चुनी, एक बार चुनी, 2 बार चुनी, डबल इंजन की सरकार चुनी, लेकिन हमारी हालत तो ऐसा ही है। हमारे गांव में तो बिजली नहीं आती है, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, फ़ोन गाने सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ धातुरा वालों को नेपाल का चिट्ठी लाना पड़ता है। हमने 3-3, 4-4 वो लिए जो टेलीफोन में डालते हैं, वो कहीं उसमें बुरा ही नहीं। यहाँ जाके जब गोपेश्वर में पहुँचे तब फिर उसमें से कोई चीज़ करने लगा। BSNL जो है उसका जिम्मा था, वो सबसे बड़ा हमारा सरकारी संस्था थी, उसके टावर्स को जो है जियो वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो वो है वो काम नहीं कर रहा है। तो कनेक्टिविटी की ये प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे यहाँ बनी हुई थी। तो जो सरकारों का जो दायित्व था, सरकारों को जो जिम्मा निभाना चाहिए था और जो जनप्रतिनिधियों को रोल अदा करना चाहिए था, उसमें वो फेल। इलेक्ट होते ही वो जनता के नहीं रहे जिन्होंने उनको चुना, वो पार्टी के हो गए, और पार्टी को कोई ना कोई बड़ी पावरफुल लॉबी जो है वो संचालित करती है। ये आप देख ही रहे हो, भारत देश के नागरिकों को ये पहले से भी समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हमारा जनतंत्र बड़ी सीमा तक चला। पहले ये कुछ छुपे रुस्तम तरीके से होता था और बड़े प्रकट तरीके से होने लगा। तो उदासी का एक बड़ा कारण गाँव में ये भी था। उदासी के और कारण भी थे। एक बड़ा कारण ये था कि लोग कीड़ा जड़ी के लिए खोज में ऊपर युवा चले गए थे। गाँव से आउट माइग्रेशन भी बहुत जा, जो गाँव 2004 में, इवन 2014 में हमें भरे भरे लगते थे, वो गांव इस बीच खाली खाली थे, सड़क के कारण भी रहे खाली। उसके बाद जैसे ही हम चमोली जिले में पहुंचे तो हर कोई अपने रोजगार के लिए बद्री केदार गया हुआ है, कुछ न कुछ दुकान खोलने के लिए, या अपने घोड़ों का वो नेपालियों को के द्वारा संचालित कराने के लिए, या कुछ और करने के लिए। तो गाँव खाली थी, रुपाई का मौसम ऊपर से था, पानी का इंतजार हो रहा था, तो इसलिए भी संवाद नहीं हो पाया। दूसरा ये था कि हमारे प्रतिदिन जो चलना था 20 से 25 किलोमीटर, वो वाकई वो बहुत, आपने पीठ पर पिट्ठू रखा हुआ है, खाना आपका बहुत अनियमित है, तो उसमें ये था कि बहुत एनर्जी नहीं बचती थी। फिर भी हमारे साथी कभी भी कोरस गाना नहीं छोड़ते थे, कभी कोई स्कूल मिल गया उस पर बोलना नहीं छोड़ते थे। एक जगह तो ये भी हुआ कि प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज चारों में मुनस्यारी में इन्होंने 3 में इन्होंने अपने संवाद करने के लिए, और हमारे युवाओं में संवाद करने का अच्छा तरीका डेवलप कर दिया था। बच्चों में एक तरीके से सवाल पूछने की एक क्षमता भी हम परखते थे, और कहते थे कि सवाल नहीं पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, तो बच्चे सवाल पूछना भी शुरू करते थे। लेकिन बीच में 15-20 दिन लगातार स्कूल बंद मिले, तो बहुत जगह हमारा संवाद नहीं हो पाया। संवाद पहले भी हम कर लेते थे, तो उसका बड़ा कारण ये था कि रात को जहाँ हम रुकते थे कम लोग होते थे, तो हमारे प्रबंधन में ज़्यादा समय नहीं लगता था, और जल्दी से 3-4 लोग, 5-6 लोग परिवारों में चले गए तो आपके गाँव के साथ सभा हो जाती थी। इस बार ये होता था कि जब 15, 20, 25, 30 लोग एक जगह पहुंचते थे, तो गांव वालों के मन में भी सबसे पहले सुनना नहीं होता था, पहले होता था कि ये बच्चे थक के आए हैं, पहले इनकी व्यवस्था करो। इसलिए भी जो है उस तरीके से संवाद नहीं हुआ। लेकिन संवाद की अभी गुंजाइश है। हमारे साथी जो अभी आए हैं वो अपने साल भर में कभी 1 हफ्ता 10 दिन निकाल करके किसी एक इलाके में इंटेंसिव फील्ड वर्क कर सकते हैं, और करना चाहिए। उससे फिर और अच्छा जो है दृश्य हमारे सामने प्रकट होगा। एक और बात जो मुझे लगता है हमारे सामने आई, वो ये थी कि हमें सामने नहीं आई जो हमने किया इस बार हमने अपने हीरोज को ढूंढना शुरू किया। हीरोज की तलाश कोई लोकलिज्म या जिसको पैरोकियल रीजनलिज्म नहीं है, वो हीरोज का है कि जिन लोगों ने एक जनरेशन में या दूसरी जनरेशन में हमारे समाज को इंस्पायर किया, आंदोलन को लीड किया, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे समाज को दी, उन लोगों को ढूंढना भी हमारा काम। जब हम वहाँ मुनस्यारी में थे तो हमने देखा कि हमने सबसे पहले वहाँ गंगोत्री घरवाल को याद किया, हु इज द वेरी इनिशियल एजुकेटर ऑफ द रीजन। जितने नए लोग आए वो उनके द्वारा पढ़ाए, और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट बनी, क्योंकि उसमें सवर्ण परिवारों के लोगों को, लड़कियों को भेजने का रिवाज नहीं था। वह जयंती पंत जो वहाँ पढ़ रही थी शांति निकेतन में, उनसे 1 साल पहले इलाहाबाद से BA करके आई। ऐसे ही हरप्रसाद टमटा की भतीजी जो थी वो उसमें BA करके आई। ये जनजातीय परिवार और दलित परिवार हैं जो सबसे पहले हमारे यहाँ के ग्रेजुएट बने, क्योंकि सवर्णों में हमारे यहाँ लड़कियों को भेजने का कोई रिवाज नहीं था। लड़कों को वो आपके लाहौर से लेके कलकत्ता तक कहीं भी भेज सकते। कितने सारे लोगों ने हमारे यहाँ लाहौर से मेडिकल किया, और कितने सारे, सुंदरलाल बहुना खुद लाहौर कॉलेज में पढ़े, और कितने सारे लोगों ने BHU से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ पढ़ाई की। तो ये गंगोत्री घरवाल की बात हमने रतन सिंह रायपा को याद किया, जिनका जिक्र अभी हमारे उन्होंने कपिल चाल जी ने किया था।
वो उन व्यक्ति थे जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में गए, उन्होंने अपने इलाके पर बहुत क्रिटिकल, बहुत अच्छी किताब लिखी। अपने इलाके पर किताब लिखना बहुत कठिन होता है, उन्होंने वो करके दिखाया और बाद में उस किताब के कारण एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ने उनको लिया और फिर उन्होंने अंडमान और वो जो क्या वो दिवंगत। हमने हिमरत जी को याद किया जिन्होंने वहाँ की फोक पर काम किया था। हमने फकालियाल जी को याद किया जो रंग समाज के संस्थापकों में से एक थे। हमने राम सिंह पांगती को मुंशियारी में याद किया। शेर सिंह पांगती जी जिन्होंने म्यूजियम बनाया उनको याद किया। अपने आर एस टोडिया को याद किया। उससे पहले हमने झूसिया दमाई को याद किया जब हम जौलजीबी के करीब पहुंचे। झूसिया दमाई ऐसे गायक थे बाई नेशनल जो आधा नेपाल के आधे यहाँ। उनके बिना नेपाल की त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर का दरवाजा नहीं खुलता है, लेकिन ही इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेंपल। जब उनसे हम बात करते थे कि भाई आपको तो जाने देते हैं, उन्होंने कहा अरे जो देवता का दरवाजा ही मेरे संगीत से खुल रहा है उसके भीतर जाऊँ ना जाऊँ क्या फर्क पड़ता। और यही जवाब हमें गंगाराम ने आराकोट में दिया, जो यहाँ के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने महाजू के सब मंदिर जिन्होंने बनाए। वो गंगाराम अब दिवंगत हैं, आराकोट के बगल में ही एक गाँव वहाँ के रहने वाले थे। तो उनसे भी जब पूछा उन्होंने कहा भाई मैं इतने देवताओं के लिए, इतने महासू, 4 भाई महासू के लिए, उनकी माँ के लिए मैंने ये सब स्थान बनाए हैं और मुझे भीतर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि भीतर जिनको रखा गया है उनके लिए तो मैंने स्थान निर्धारित किया। तो ये हमारे जाति व्यवस्था पर भी कटाक्ष है और हमारी जो स्ट्रेटिफिकेशन है हमारे समाज का उस पर भी है। लेकिन उसके साथ ही ये एक महान कलाकारों की एक फोटो गिरजा ने जो दिखाई थी वो सन 57 के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने केदार नृत्य किया था, जिन्होंने हमारे महानायक जो तिब्बत में हमारे सेनापति थे अपने जिनके नाम की वो हमारी घर है श्रीनगर के करीब नरेथा की भूल जो है उसका गाना गा के गाए थे। बल्कि इंद्रमणि बडोनी को कल्चरल बनने में उन्हीं का योगदान रहा। खुद इंद्रमणि बडोनी ये कहते थे। तो उनको हमने याद किया। फिर और आगे आए हम लोग तो हमने शेर सिंह दानू को याद किया जो एक जमाने में जनसंघ के टिकट से वहाँ एमएलए बने और कहाँ हिमनी घेज बराड़ जैसे गांव से, यानी कि लोगों के बीच काम किया होगा तभी वो उनके नजर में आया होगा। ऐसे ही हमने महेंद्र सिंह बागड़ी को याद किया जो आयने के बहुत बड़े व्यक्ति थे और मल्ला रामपुर में थे। गौरा देवी के गांव में हमने न सिर्फ उनको याद किया बल्कि चिपको आंदोलन के 50 साल पर भी एक संक्षिप्त चर्चा की। गोविंद सिंह रावत के गाँव में तो भव्य समारोह हमारा हुआ। केदार सिंह रावत को केदार घाटी के हमने याद किया। मुरारी लाल जी के गांव में हम गए, उनके बच्चों ने हम लोग को रास्ते पर बुलाया। चंद्र प्रसाद भट्ट जी ने हमारे साथियों को संबोधित किया। प्रताप सिंह पुष्पान जी के भतीजे के यहाँ हमें जाने का मौका मिला। वो भी ऐसे आंदोलन, ऐसे एमएलए थे जो जन आंदोलन को समर्थन देते थे। फिर उसके बाद इंद्रमणि बडोनी के गाँव गए हम। उसी के बगल में जो है मीरा बहन आई थी, उनको हमने वहाँ याद किया। सुंदरलाल बगुना जी बिमला जी के और उनके सहयोगियों के द्वारा स्थापित शिरारा आश्रम में हम गए जो जबरदस्त उदासी से भरा हुआ भी था, क्योंकि वहाँ कोई अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ज़्यादातर संस्थाओं की इसी तरीके की इच्छा है, क्योंकि उनके जो निर्माता थे उनको वाइब्रेंट करने वाले लोग थे। दे आर नो मोर विद अस। और जो नए लोग हैं वो उनको चलाने की अभी इस तरीके से सोचने में ही है। ऐसे ही बिहारी भाई को हमने वहाँ देखा आपके बूढ़ा केदार में। कमलाराम लोटियाल उत्तरकाशी को हमने उत्तरकाशी में याद किया। घनश्याम सैलानी को उत्तरकाशी में याद किया। जैसे कि रवायता जी को हमने वहाँ, गंगाराम जी को हमने रवाई वगैरह में याद किया। तो ये हीरोज को याद करने के पीछे भी था कि अपनी लोकल हिस्ट्री का सेंस होना चाहिए। इसका मतलब कोई पूजा भाव नहीं है, उनकी क्रिटिकल स्टडी हो, उनके जीवन से क्या इंस्पायरिंग है, किन कंडीशनों में वो इमर्ज होके लीडर बन के हमारे यहाँ है, इसको हम लोग समझे। ये समझना भी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी समझने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझने के लिए ये सब मिल्यूज को समझना भी जरूरी है। और जो अभी जातिवाद का तंत्र हमारे यहाँ है, जो स्त्री के प्रति आज भी पूर्वाग्रह है, इन्होंने बताया नहीं, पीरियड्स के मौके पर आज भी जो है महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। जो जरा संपन्न और पढ़े लिखे परिवार हैं वो कमरे किसी मंजिल में उनको अलाउ कर देते हैं, बाकी अभी भी गोफ्ता है। यानी कि शुद्धि का ये आइडिया ही बड़ा पैरोखेल है, ये सोचने की बात है। और ये मेल्स के लिए भी चुनौती है कि उनको इतनी अकल, इतनी समझ क्यों नहीं आती होगी कि वो इस पर कोई इसका उपचार करें। और इसी तरीके से जो दलित वाला प्रश्न है, जो माइनॉरिटी वाला प्रश्न है, हमारी जनरेशन एक तरीके से बड़ी सीमा तक भूल गई थी, इससे बाहर निकल गई। अब पहली बार हम सवर्ण और शिल्पकार का सवाल हमारे सामने है। हमने कभी बचपन से इसको फील नहीं किया। हमने हिंदू मुसलमान वाला भी फील नहीं किया। उसका बड़ा कारण ये था कि हमारे यहाँ गिने चुने मुस्लिम थे। मुझे अब तक याद है कि हमारी बूढ़ी अम्मा के हाथों में वो जो एक चूड़ियाँ डालने के लिए आता था, या किसी ताई जी के हाथ में
तो वो एक मुस्लिम आता था, हमने कभी उसका नाम नहीं पूछा, और वो एक डोरे से सुतली से जो है धीरे धीरे खिसका करके चूड़ी को हाथ में डालता था और चला जाता था। आज तो दंगा हो जाए, इससे तो वो हिंदू चूड़ी को जो है स्पर्श करके, ये देखने की बात है। ये बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इस यात्रा में हमने इसको बहुत गहराई से हम पकड़ नहीं सके होंगे, लेकिन फिर भी धारचूला में हम लोगों ने कोशिश की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, समय कम मिला, वहाँ भी एक तरीके से प्रायोजित था, वो एक साथ वो रहते थे। और उसके बाद वो एक इस तरीके का प्रचार तंत्र आता है कि वो घृणा एक तरीके से बात होता है। कभी कभी नेपालियों के प्रति भी घृणा होती है, और कभी कभी फिर इस तरीके से घृणा आती है। तब जैसे एक ज़माने में हमारे जो सौकाजन थे उनके प्रति रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में थी। जब पिथौरागढ़ में हमारे भुटिया समाज पढ़ने के लिए आता था, उन पर व्यंग किए जाते थे। ये हार्डली 30-40 साल पहले की बात है। अब जब उन्होंने देखा कि हर दफ्तर में जो बड़ा अफसर है वो उस समाज से आया है, अब उसके बाद उनको जरा अब उसके बाद उनका जरा सर झुकने लगा है। ये भी एक शर्मनाक पक्ष है कि आप किस तरीके से रंग बदलते हैं। ये खास तरीके से कास्ट सोसाइटी के लिए टिप्पणी है हमारे। एक और बात जो हमने देखी थी वो ये थी कि इस सब के बावजूद भी गाँव में बहुत प्यार से हमें लोगों ने रखा, और कब गाँव वालों में जरा बनावटीपन नहीं होता है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, वो सब चीज़ बता देते हैं कि ये है, ये हाल है, ये नहीं है। हमने 2014 में ये तय किया था कि 2013 की आपदा के बाद हमने ये सोचा था कि लोग खुद क्राइसिस में हैं, हमने अपनी अध्ययन यात्रा करनी है, तो हम कहीं कहीं जहाँ जरूरत होगा वहाँ पेमेंट कर देंगे या खुद खाना बनवा लेंगे, इस तरीके का निर्णय हुआ। उसको बहुत जगह हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी, बावजूद इतनी बड़ी आपदा। और तो और जिस गांव में हम इस बार गए थे, जहां हमारे बहुत सारे मेल्स जो हैं 2014 में 13 में ख़त्म हुए थे केदारनाथ में, किवाड़ा गांव जो ठीक उखीमठ के बगल में है, वहाँ उन्होंने हम लोगों को, जोशी जी कहीं बैठे होंगे हमारे, जोशी जी हमको ले गए थे, जोशी जी ने उनके बीच में काम भी किया था। उन लोगों ने बाकायदा हम लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद वहाँ ले गए। उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी से ये लोग गुजरे हो। तो ये बरकत हमारे समाज में अभी भी है। गुजरों के यहाँ में आने का मौका मिला, और गुजरों ने, जैसा कि होता है, उन्होंने कहा कि पिछली बार तो एक बार तो आप हमारे यहाँ रहे थे, आज क्यों नहीं रह रहे, आप नीचे क्यों जा रहे हैं। आप उसको ये भी याद थी कि सर पर लगी थी हमारी, क्योंकि बहुत लो वो छानियाँ होती हैं, और उसमें अक्सर मेरे तो सिर पर अक्सर लग जाती है। तो उन्होंने कहा हमारा तो इतना ऊँचा है, यहाँ पर रहिए, और यहाँ पर वो है। तो उनके हाल भी बहुत अच्छे नहीं थे। उनमें से कुछ लोग सेटल किए जा रहे हैं, जिनको ज़मीन दी जा रही है, जैसे टॉन्स के किनारे हरिद्वार में। बाकी लोग अभी नोमर हैं। उनकी नई जनरेशन अभी पढ़ने लिखने में नहीं आ पाई, क्योंकि उस परिस्थिति में वो, उनकी हमने करीबन 80-90 कब्रों को गिना। इसका मतलब वो तो अरसे से वहाँ मरते रहे हैं वाली काठा में, और उनकी वो कब्रें वहाँ पर हैं, वहाँ उनको दफना देते हैं। कोई उसमें मुस्लिम मेमोरियल का अंदाज नहीं आता है। आप कब्रों को देख सकते हैं, वो हमारे किसी गोस्वामी की भी हो सकती हैं, जो मंदिरों के कैंपस में जो दफनाए जाते हैं, हमारे नाथ संप्रदाय के जो लोग, तो ऐसे ही उनके उस पर कब्र बनी हुई है। तो वो इस समाज के हिस्सा है और इसी की मिट्टी में मिल गई है, ये समझने की बात है। और हमारे जितने साथी आए वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, और ये दुर्भाग्य रहा कि हम सबको एकोमोडेट नहीं कर सकते। IIT के हमारे रिसर्च स्कॉलर आए, GNU के हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो वहाँ है, नीचे वाला क्या यूनिवर्सिटी हो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दामिनी पंत वाली, कॉर्नेल सैंडियागो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का जो सैंडियागो कैंपस है, वहाँ वो काम कर रही है, उत्तराखंड पर कर रही है, वो आई। हमारे एक रघुवीर चंद हमारे पुराने जोग्राफर साथी थे, उनकी लड़की 10 दिन लेके जर्मनी से आई थी। एक दीपक पंत थे, वो अमेरिका से आई थी। एक लड़की हमारी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से आई थी, लेकिन हम आगे को उसको नहीं ला सके क्योंकि हमारी रस इतना था, लेकिन वो सदियों वाली यात्रा में शामिल हुई। और बहुत सारे लोग उन यात्राओं को करके फिर इस यात्रा के लिए आए, और फिर अंततः वो यात्रा को समाप्त करने में शामिल हुए। हमारे जोशी जी यहाँ से पधारे, और इन्होंने हिम्मत हार दी, कुंवारी पास पार करना था, और ये हम दोनों जो है चुपचाप सरेंडर करके फिर नीचे आ गए। उन्होंने कहा कुंवारी पास में हम जाने देंगे। कुंवारी पास ने भी रिकॉर्ड किया, 24 हमारे साथियों ने कुंवारी पास को एक साथ पार किया, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और कुंवारी पास के बाद अभी जिन्होंने पूरी यात्रा की उनके बारे में तो अभी ये लोग करेंगे। तो जो हमारे सहयोगी और साथी थे, उन पर बड़ा फख्र है हमको, और उन लोगों ने बहुत गहराई से काम किया। अभी आपने देखा होगा उन्होंने जिस तरीके से विजुअल्स का सिलेक्शन किया था, और जिस तरीके से आपको वो कन्विंस कर रहे थे। एग्रीकल्चर के बारे में कोई आपको कन्विंस कर सकता है? कोई हमारे कृषि मंत्री को कन्विंस कर सकता है? क्या कृषि मंत्री या कृषि सचिव के पास ये नॉलेज होगी? ये सोचने की बात, या 15 यूनिवर्सिटी इतनी चीज़ें रखता होगा? तो इससे उनकी संवेदनशीलता, उनका मूल डिसिप्लिन एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से अपने को ओरिएंट किया है उसका संकेत है। अंकिता का विषय
इतनी चीज़ें नहीं था जितनी चीज़ें वो बोल रही थी, लेकिन वो अनुभव लाके उसने सिलेक्शन इस तरीके का किया ताकि आपको एक जो पूरा चित्र है वो मिले, उसमें से वो स्पेसिफिक चीज़ें जो करेगी वो रिसर्च के रूप में करेगी। ऐसे ही और लोगों ने हमारे इन चीज़ों को रखा। तो साथियों से मुझे बड़ी उम्मीद है। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि अगली यात्रा में, जैसे कमल जोशी कहते थे कि अगली यात्रा में जाएंगे जरूर शेखर, हम लोग कंडी में बैठ जाएंगे, एक दो नेपालियों को परमानेंट। तो हमारा ये कहना है कि इसमें इंडिविजुअल बहुत महत्व नहीं रहता, इसमें कलेक्टिविटी बड़ा महत्व है। अगर कलेक्टिविटी रहेगी तो जो चीज़ें 1974 में हमारे साथियों ने शुरू की थी वो हमारे नए बच्चे अपने ज़माने में करेंगे। समस्याएं हर ज़माने में होंगी, समस्याओं का मिजाज बदल सकता है, तो उसके अनुरूप अपने को ढालने का काम होगा। तो वो अगर होगा तो जो हमारे यंग लोगों को ज़्यादा सेंसिटाइज होने का मौका मिलेगा। अपने साथियों के साथ इतने दिन तक यात्रा करने के बाद जब हम आज देहरादून में पहुँचे, 2 दिन आपने हमें यहाँ रोक ही लिया किसी तरीके से, तो मुझे दुष्यंत कुमार की एक गजल की 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, ये पहली लाइन है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, गिलेरों गिलेरों, एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती। मैं आप सबका आभार करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सत्र का